नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए, हिस्ट्री की क्लास में हमने मगध साम्राज्य पढ़ लिया था और आज हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे होता है। देखिए, मैंने बताया था आपको, धनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की, तो यहाँ से मौर्य वंश का उदय होता। ठीक है, देखिए, मौर्य साम्राज्य सिकंदर के आक्रमण और वंश के पतन के बाद मगध में मौर्य वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंदों को हरा दिया तथा मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसमें यही कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंदों को हरा दिया, यानी कि घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की मगध में। ठीक है, तो देखिए, बीच में क्या हुआ था, सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था। ठीक है, सिकंदर लेकिन कालांतर में क्या हुआ, सिकंदर की मृत्यु हो गई और इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो उसकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी, ब्याह किया था। ठीक है, तो याद रखें। ये यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। देखिए, स्टेबो, टॉलमी, डोयोडोरस, कर्टियस, एरियन जस्टिन, मेगास्थनीज आदि विद्वान इतिहासकार मौर्य काल से संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें से मेगास्थनीज सबसे प्रसिद्ध था। यह सेल्यूकस का राजदूत था जो मौर्य काल के संबंध में जानकारी देता है। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो ये याद रखेंगे आप, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी, मेगास्थनीज। ये किसके समकालीन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य वंश। और इंडिका किससे संबंधित है, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है इंडिका। तो ये हम याद रखें। अब एक चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, मेंस के लिए यहाँ कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है मेंस में। तो MPPSC मेंस हो या और भी मेंस एग्जाम है, तो वहाँ ये सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, तो इसे हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अभी तक हमने देखिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। वहाँ ज़्यादा डिटेल में आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ इतनी अधिक विस्तार में नहीं है। लेकिन हमने पिछली बार पढ़ा था, जब वहाँ पढ़ा था हमने, ये देखिए सिंधु सभ्यता, तो वहाँ हमने डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर हमने थोड़ा सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता था, तो वहाँ भी पढ़ लिया था, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब देखिए, मौर्य साम्राज्य, यहाँ से हम सामाजिक, राजनीतिक और जो धार्मिक व्यवस्था है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी कोई यदि कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डिटेल में यहीं से पूछेगा, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था से। ठीक है, और फैक्ट के रूप में पूछा जाएगा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक है, इनके बारे में वैसे थोड़ी सी जानकारी पूछ लेंगे। ठीक है, तो हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे, उसे भी पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी, ज़्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रगुप्त को चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने राजकार्य की शिक्षा दी। तो कौटिल्य थे चाणक्य तक्षशिला के, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था और उसे प्रशिक्षण दिया था, तैयार किया था युद्ध के लिए, राज्य के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोट्स कहा जाता है।
तो सेंड्रोपॉड्स यूनानियों ने नाम दिया है, यूनानियों ने, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था। उसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच था। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व मगध का शासक बना था और ये लगभग 24 वर्षों तक शासन किया था। 322 ईसा पूर्व से 298, 24 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था, ठीक है। तो याद रखें। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त से एक संधि कर ली। इससे चंद्रगुप्त को एरिया, अराकोसिया, कंधार, पेरोप्सिनियारी, काबुल, जेड्रोसिया मिल गए तथा सेल्यूकस ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। तो ये पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्र हैं, कांधार और काबुल, ये वर्तमान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र हैं। तो ये चंद्रगुप्त को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त को ये क्षेत्र मिल गए थे जब उन्होंने सेल्यूकस के साथ संधि की थी और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हिलना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था, ठीक है। सेल्यूकस सौराष्ट्र या सौराष्ट्र प्रदेश में वैश्य पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा था तथा इसी ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया। तो सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था पुष्यगुप्त, ठीक है। ये सौराष्ट्र प्रदेश के राज्यपाल थे, पुष्यगुप्त सौराष्ट्र के राज्यपाल थे। इन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, ठीक है। सौराष्ट्र के राज्यपाल, ठीक है, पुष्यगुप्त। बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बना। इसकी उपाधि अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाली थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार शासक बने और इसकी उपाधि थी अमित्रघात, ठीक है। अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंबिसार ने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने राजगृह को मगध की राजधानी बनाया, ठीक है। तो मगध की राजधानी तो देखिए यहाँ राजगृह नहीं है शायद, राजगृह देखिए गिरिब्रज जब बिंबिसार का शासन चल रहा था उस समय थी, ठीक है। सर पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। और इसने कितने वर्षों तक शासन किया? 298, 273, 27, लगभग 29 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, 29 वर्षों। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमैकस तथा मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। तो सीरिया के राजा थे एंटियोकस, इन्होंने डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, ठीक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का। अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक बना, लेकिन उसका विधिवत राज्याभिषेक इसके 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंदुसार के समय में अशोक अवंती उज्जैनी का राज्यपाल था। अशोक ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को भी शांतिपूर्वक दबाने में सफलता प्राप्त की थी। तो अशोक के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो वहाँ अशोक ने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानापियदिस तथा राजा आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया। मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में उनका नाम अशोक मिलता है, जबकि पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख हैं, इनमें अशोक नाम मिलता है। तो पूछा जाता है कि अशोक नाम किन अभिलेखों में मिलता है, तो ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख, ठीक है। पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है, ठीक है, याद रखना।
अपने शासक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अशोक विजयी रहा तथा उसने कलिंग को मौर्य साम्राज्य का अंग बना लिया। परंतु कलिंग युद्ध अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने भैरी घोष की जगह धम्मघोष अपना लिया और युद्ध न करने का निश्चय किया था। ठीक है, अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और 236 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अशोक भारतीय इतिहास में अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने आचारों की एक संहिता, ये संहिता है, संहिता मतलब नियम बनाए थे, जिसे उसके अवलेखों में धम्म कहा गया है। ठीक है, अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूक्ति से ली गई है। ठीक है, तो ये सूक्ति का नाम दिया है, राहुलोवाद सूक्ति से ली गई धम्म की परिभाषा। ठीक है, धम्म के कारण ही अशोक भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। तो अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया था और धम्म के कारण ही इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। मतलब इन्होंने युद्ध की जगह धम्म को वरीयता दी थी। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक निगाली सागर तथा कनक मुनि के स्तूप का आकार बढ़ाया। इन्होंने निगाली सागर गए थे 12वें वर्ष और कनक मुनि के स्तूप था उनके आकार में विस्तार किया था, मतलब इसका आकार बढ़ाया था और इसमें कुछ जोड़ा था। ठीक है, धम्म में अनुशासन के लिए अशोक ने अपने राज्यारूढ़ के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रियों की नियुक्ति की। राज्याभिषेक से संबंधित एक लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। इन्होंने मतलब महामात्रियों की नियुक्ति की थी, धर्मगुरु थे। ठीक है, राज्यारूढ़ के 13वें वर्ष में। ठीक है, और इन्हें बुद्ध शाक्य कहा था। ये देखिए अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था, विदेशों में भी किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, लेकिन अन्य धर्मों को के प्रति भी इनकी नीति उदार थी। ठीक है, अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये भी याद रखें। ये अशोक के अभिलेख हैं। तो 4 प्रकार के अभिलेख हैं अशोक के: शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तूपलेख, अन्य अभिलेख। अशोक अभिलेखों की 4 भाषाओं में प्राकृतिक, ईरानी, अरामाइक, पाली। ये देखिए पाली नहीं है, अशोक की 4 भाषा। यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं बता देता हूँ। प्राकृतिक, ईरानी, अरामाइक, ठीक है, ये पाली का मतलब प्राकृतिक भाषा ही मौर्य साम्राज्य में अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो प्राकृतिक भाषा। और ईरानी कुछ अभिलेख ईरानी और अरामाइक में। ठीक है, तो याद रखें। और उन्हें अरामाइक, यूनानी, ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में लिखा गया। तो ये 4 लिपियाँ प्रसिद्ध थीं: अरामाइक, यूनानी, ब्राह्मी और खरोष्टी। अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं। खरोष्टी और अरामाइक ये पश्चिमोत्तर वाले अभिलेख हैं, पश्चिमोत्तर वाले वो खरोष्टी और अरामाइक में लिखे गए। ठीक है, ये याद रखें। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि का प्रयोग। कांधार अभिलेख में यूनानी और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य सभी अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अधिक हुआ है, अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ है। ठीक, ठीक है।
तो आगे कुछ और है इसमें जानकारी, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। फिर सामाजिक व्यवस्था वगैरह पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसे 2-3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।